नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं कुलदीप सिंह जादौन स्वागत करता हूं आपका राजस्थान की ज्योग्राफी की इस क्लास में बच्चों। और बच्चों स्वागत है आपका डीआर जीनियस एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम लेकर आए हैं 25 डेज की एक शानदार क्रैश कोर्स की श्रृंखला, जो कि फर्स्ट ग्रेड को टारगेट करते हुए बनाई गई है। ठीक है, तो फटाफट बच्चों इस क्लास से जुड़ जाइए और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है बच्चों, हमने जैसा कि हमें पता है कि हम इस श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के फिजिकल डिवीजन की, यानी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का हम अध्ययन करने कर रहे थे। इसी भौतिक प्रदेशों के संदर्भ में हम अगर बात करें तो बच्चों हमने शुरुआत में इन भौतिक प्रदेशों की विशेषताओं को पढ़ लिया था। जैसे हम थोड़ी सी चर्चा करें कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले जो विभाजन किया वो किया था बीसी मिश्रा जी ने 1966 में। फिर 1968 में उसका प्रकाशन करवाया था अपनी पुस्तक में, राजस्थान की ज्योग्राफी में। सेकंड डिवाइडेशन किया था राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का बच्चों, उनका नाम था AK सैन। और तीसरा विभाजन रामलोचन सिंह ने 1971 में किया। और चौथा सर्वमान्य विभाजन प्रोफेसर तिवाड़ी और हरिमोहन सक्सेना के द्वारा 1994 में किया गया। इस तरह से क्रमबद्ध अध्ययन से हमने कल पढ़ा। फिर हमने देखा राजस्थान के चार जो भौतिक प्रदेश हैं मुख्य रूप से, इन चार भौतिक प्रदेशों की क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे हम बात करें मरुस्थल की, तो मरुस्थल संपूर्ण राजस्थान के 61.11% भाग पर फैला है तथा यहाँ राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। इसी क्रम में हमने आगे देखा बच्चों कि जो अरावली है, ये अरावली राजस्थान की लगभग 9% भाग पर फैली है और यहाँ 10% जनसंख्या निवास करती है। इसी क्रम में हमने और भी देखा, मिट्टियां देखी, चट्टाने देखी, निर्माण काल देखा, अवशेष देखे। ठीक है, वर्षा कितनी होती है, कौन सी जलवायु, इस प्रकार से बहुत सारी बातें हमने यहाँ पर पढ़ी। कल बच्चों हम अंतिम रूप से जो पढ़ रहे थे वो स्थिति थी माही नदी बेसिन, यानी हमने पूर्वी उपजाऊ मैदान शुरू कर दिया था और इस पूर्वी उपजाऊ मैदान में हमने पढ़ा था बच्चों माही नदी का बेसिन। तो आइए वहीं से शुरुआत करते हैं और फटाफट जुड़ जाइए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डीआर जीनियस एकेडमी में। मैं आपका ज्योग्राफी राजस्थान ज्योग्राफी का एजुकेटर कुलदीप जादव स्वागत करता हूं बहुत बहुत बच्चों। ठीक है बच्चों, 5 मई से अपना ये कोर्स लॉन्च हुआ है और बहुत ही नॉर्मल प्राइस में ये लॉन्च हुआ है बच्चों। हाफ रेट इसकी कर दी गई है, 50% ऑफ कर दिया गया है। और साथ ही साथ हमने रीट के और सीईटी के बैचेस भी लॉन्च किए हैं, तो वो भी आप विजिट कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाके डीआर जीनियस एकेडमी को डाउनलोड कीजिए और विजिट कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ से हमने कहाँ तक पढ़ लिया था वहां तक हम चलते हैं। ये हमने पढ़ लिया था कि माही नदी जो बेसिन है ना वो किस तरह से नजर आता है। तो माही नदी बेसिन पर कौन कौन से प्रदेश नजर आएंगे, उनकी अगर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें तो सबसे पहले आएगा छप्पन का मैदान, फिर आएगा कांठल प्रदेश, फिर आएगा बच्चों बिना बिंदी वाला बागड़, और फिर आएगा मेवल प्रदेश। तो मेवल हो गया, बागड़ हो गया, कांठल हो गया और छप्पन का मैदान हो गया। ये सारी बातें हमने कल कर ली थी। ठीक है, अगर आपसे पूछे ना छप्पन का मैदान कहाँ है तो आप बोलना बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में। आपसे पूछे ना छप्पन की पहाड़ियां कहाँ है, बालोतरा में। छप्पन का पर्वत कहाँ है, उदयपुर में। तो इस संदर्भ में ऐसे आराम से आप चीजों को रिवीज कर सकते हो। ठीक है, आराम से रिवाइज हो जाएंगी। इसी क्रम में आगे की ओर बढ़े हैं और यहीं से हम आगे शुरुआत करते हैं क्योंकि यहां तक हमने पढ़ लिया था। तो सुनो बच्चों, अगला राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश जो नजर आएगा वो आएगा, यह पूर्वी उपजाऊ मैदान का मध्यवर्ती भाग है। कौन? बनास नदी बेसिन। तो मध्यवर्ती भाग है ये। यह बेसिन पूर्वी उपजाऊ मैदान का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, अर्थात यहाँ सर्वाधिक कृषि कार्य होता है। बनास नदी बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी दोमट मटियारी मिट्टी मिलती है। तो भूरे रंग की दोमट वाली मिट्टी मिलती है यहाँ पर, तो याद रख लेना। और पूर्वी उपजाऊ मैदान का सबसे उपजाऊ भाग है, इस बात को भी याद रख लेना। कौन सा? बनास बेसिन। सर ये क्या है बनास बेसिन, थोड़ा बताओ ना। अरे बिल्कुल बताएंगे, देखो जरा इधर, ये तो है हमारा राजस्थान। और इस राजस्थान में ये वाला भाग है मैदान। क्या है बच्चों? ये वाला भाग है मैदान। और इस मैदान में ये जो भाग है इसे बोलते हैं बनास
नदी का बेसिन। तो ये बनास नदी का बेसिन कहलाता है बच्चों, जो पूर्वी मैदान का मध्यवर्ती भाग है। तो यही तो लाइन लिखी है, ये पूर्वी उपजाऊ मैदान का मध्यवर्ती भाग है, मध्यवर्ती भाग है। इस पूरे मैदान में सबसे ज्यादा खेती यही होती है, बनास बेसिन में। तो लाइन लिखी हुई है, पूर्वी मैदान का सबसे उपजाऊ भाग है, अर्थात यहाँ सबसे ज्यादा खेती होती है। बच्चों मिट्टी कौन सी मिलती है? भूरी दोमट मटियारी मिट्टी मिलती है यहाँ पर। तो भूरे रंग की दोमट मिट्टी मिलती है यहाँ पर। तो भूरी दोमट मटियारी मिट्टी यहाँ देखने को मिलेगी इस बनास बेसिन में। ठीक है, तो बनास बेसिन में कौन सी मिट्टी है बच्चों? भूरी दोमट मटियारी। राजस्थान में सर्वाधिक बजरी का खनन होता है यहाँ पर बनास में, कहते हैं बनास की बजरी चाहिए। इस मैदान में बहने वाली नदी बनास नदी है, और बनास नदी ने इस पूरे मैदान को 2 भागों में बांट दिया। तो बच्चों मैदान कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा चर्चा करूं वैसे मैंने चित्र बना रखा है आगे। देखो ये बनास बेसिन है, ये इसके 2 भाग हो गए। इस नदी का नाम है बनास नदी। बनास नदी ने इस पूरे एरिया को 2 भागों में बांट दिया। एक तो ये तो कौन सा भाग है? उत्तरी भाग। और एक ये कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग। बनास बेसिन का जो उत्तरी भाग है बच्चों वो कहलाता है मालपुरा करौली। मालपुरा करौली का मैदान। तो बनास बेसिन का उत्तरी भाग है ये मालपुरा करौली का मैदान, और दक्षिणी भाग कहलाता है मेवाड़ का मैदान। तो इस तरह से बच्चों पूरे बनास बेसिन के 2 भाग हैं। बनास नदी ने इस पूरे एरिया को 2 भागों में बांट दिया, उत्तरी भाग मालपुरा करौली का मैदान, दक्षिणी भाग मेवाड़ का मैदान। अब इसी बात को मैं यहाँ पर एक बेहतरीन चित्र में बताता हूँ जो मैंने बना रखा है। देखिए ये मैंने चित्र यहाँ बना रखा है, और इस चित्र के माध्यम से बहुत बेहतरीन तरीके से आप याद कर लोगे। ठीक है भाई। तो ध्यान दो इधर, मैं थोड़ा मेंशन करता हूँ। देखो ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया है बनास बेसिन। कौन सा एरिया है ये? बनास बेसिन। बनास बेसिन के बीच में एक नदी बहती है, और इस नदी का नाम है बनास नदी। तो जो ये नदी बह रही है, इस नदी का नाम है बनास नदी। कौन सी नदी? बनास। इस बनास नदी ने 2 भाग कर दिए। कितने भाग कर दिए? 2। उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग मालपुरा करौली का मैदान, और दक्षिणी भाग मेवाड़ का मैदान। अब उत्तरी भाग जो है मालपुरा करौली का मैदान, वो कहाँ है? तो बच्चों अजमेर में एक तहसील पड़ती है केकड़ी, वहां पर है। टोंक में है, सवाई माधोपुर में है, करौली में है। तो मालपुरा करौली का मैदान केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली में। जबकि जो बनास बेसिन का दक्षिणी भाग है मेवाड़ का मैदान, वो है बच्चों राजसमंद में, उदयपुर में, तेलुम्बर में, चित्तौड़ में और भीलवाड़ा। तो इन जिलों में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात ऐसी है, ये पूरा जो बनास बेसिन है, इस बनास बेसिन के 2 भाग हैं, उत्तरी और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को मालपुरा करौली का मैदान और दक्षिणी भाग को मेवाड़ का मैदान कहते हैं। अब जो मेवाड़ का मैदान है ना, वो राजसमंद, उदयपुर, ये बच्चों सारा मेवाड़ी तो है। अब ध्यान देना इस बात पे, गौर करना कि बच्चों जो ये मेवाड़ का मैदान है ना, इस मेवाड़ के मैदान में कुछ टीलानुमा आकृतियां हैं। कैसी आकृति हैं? टीलानुमा। इन टीलानुमा आकृतियों को कहते हैं राजसमंद में पीडमांट। तो पिडमांट क्या है? टीलानुमा आकृतियां हैं जो मेवाड़ के मैदान में राजसमंद में फैली हुई हैं। जबकि बच्चों देखो यहाँ पर एक पठारी क्षेत्र है,
कैसा क्षेत्र? पठारी। तो पठारी क्षेत्र को बोलते हैं खैराड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश? खैराड़। ये खैराड़ प्रदेश शाहपुरा जाजपुरा तहसील में है। भीलवाड़ा में एक तहसील पड़ती है शाहपुरा, और शाहपुरा तहसील के पास एक तहसील आती है जाजपुरा, वहां पर है ये पठारी क्षेत्र। कहने का मतलब यह है मेवाड़ के मैदान में टीलानुमा आकृतियां, मेवाड़ के मैदान में पठारी क्षेत्र, पिडमांट, खैराड़। अगर ये खैराड़ है तो ये जो है ये कहलाती है माल खैराड़। पठारी क्षेत्र माल खैराड़ जो टोंक जिले में है। माल खैराड़ और खैराड़, ये खैराड़ प्रदेश, माल खैराड़ प्रदेश, भीलवाड़ा शाहपुरा टोंक में, पठारी क्षेत्र पठारी क्षेत्र, दक्षिणी भाग में उत्तरी भाग में, और ये टीलानुमा आकृतियां कहलाती हैं पिडमांट जो राजसमंद में है। ये बच्चों आपका मेवाड़ का मैदान हो गया कंप्लीट। बहुत बेहतरीन तरीके से होएगा, आपको बहुत बढ़िया याद होएगा, इसमें आपको दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है। सर मानचित्र से अच्छा समझ में आता है, बिल्कुल समझ में आएगा ये। अच्छा देखो क्वेश्चन कैसे आएगा उस पर ध्यान देना। प्रश्न आएगा राजस्थान में माल खैराड़ प्रदेश कहां पर है? तो आप बोलोगे माल खैराड़ कहां है? माल खैराड़ है बनास बेसिन में। बनास बेसिन में भी उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग का मतलब मालपुरा करौली के मैदान में, उसमें भी टोंक जिले में माल खैराड़। और खैराड़ प्रदेश कहां पर है? बनास बेसिन के दक्षिण में, मेवाड़ के मैदान में, शाहपुरा भीलवाड़ा में, जाजपुरा तहसील में, है ना। तो ये हमने पढ़ लिया मेवाड़ का मैदान, तो लिख देता हूं बनास नदी बेसिन। कितने भाग में बटा है? दो भाग में। एक मालपुरा करौली का मैदान, और दूसरा मेवाड़ का मैदान। मालपुरा करौली का मैदान और मेवाड़ का मैदान, ये दो भाग हैं बनास नदी बेसिन के। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा अपन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पेड़ीमांट। मरुस्थल में तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियां हैं ना उसे पेड़ीमांट कहते हैं। देखना ध्यान रखना, वो पिडमांट है, ये पिडमांट है। मेवाड़ के मैदान में टीलानुमा आकृतियां पिडमांट कहलाती हैं, जबकि ये पेड़ीमांट है, मरुस्थल में तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां। अब आ गए हैं बच्चों हम तीसरे भौतिक प्रदेश पर, यानी पूर्वी मैदान का तीसरा बेसिन, चंबल नदी का बेसिन। बच्चों इसका विस्तार मुख्य रूप से कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में फैला हुआ है। भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी का कटाव इसी बेसिन में होता है। तो एक चित्र बना के आपको समझाता हूं ये बेसिन कहां पर है। ठीक है, देखो जरा, ये राजस्थान हो गया, और ये बेसिन कहां कहां पर है? तो बेसिन है चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ है ना, जो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। तो ये बेसिन बच्चों इस तरह से फैला हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिन कहाँ कहाँ फैला हुआ है तो जरा देखें। चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली
धौलपुर। तो ये इस तरह से फैला हुआ है, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। बच्चों पूरे भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी का कटाव करती है नदी चंबल नदी। तो चंबल नदी सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है और इन सब जिलों में फैली हुई है। चंबल नदी द्वारा अत्यधिक मिट्टी का कटाव करके बीहड़ बनाए गए। बीहड़ बीहड़ यानी उबड़ खाबड़ आकृतियां बनाई गई हैं और ये सर्वाधिक बीहड़ भूमि सवाई माधोपुर में देखने को मिलती है। बच्चों नदियां जब बहती है ना तो तीव्र गति से बहने के कारण क्या करती है, कटाव करती है, कटाव, मिट्टी काटती है। और जब मिट्टी काटती है तो उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियां बनाती हैं। उन स्थलाकृतियों क्या कहते हैं, उन स्थलाकृतियों कहते हैं बेडलैंड टोपोग्राफी, यानी उत्खात स्थलाकृतियां, यानी बीहड़ भूमि। जब इन बीहड़ों में डाकू, डकैत, चोर, लुटेरे रहते हैं तो वो कहलाते हैं डांग क्षेत्र। क्या कहलाते हैं, डांग क्षेत्र। तो प्रश्न उठेगा डांग क्षेत्र क्या है, तो डांग क्षेत्र है बच्चों उबड़ खाबड़ बीहड़ वाली भूमि के वे भाग जहां पर असामाजिक तत्व यानी डाकू, डकैत, चोर, लुटेरे रहते हैं, उन्हें डांग क्षेत्र कहते हैं। डांग की रानी कहते हैं करौली को, डांग का राजा कहते हैं धौलपुर को। बच्चों करौली में तो बीहड़ों को वर्तमान में प्लेन करके, समतल करके पान की खेती भी की जा रही है। किसकी खेती कर रहे हैं वर्तमान में, पान की खेती, है ना, जिसे बजेड़ा कहते हैं, बजेड़ा। चलो देखते हैं फिर आगे और क्या बातें मिलती हैं। देखो बीहड़ के ऊंचे भाग चर और निचले भाग को बिल कहते हैं। जिन बीहड़ों में डाकू डकैत रहते हैं उन्हें दस्यु या डांग क्षेत्र भी कहते हैं। सर्वाधिक डांग भूमि करौली में है। डांग की रानी करौली, डांग का राजा धौलपुर। धौलपुर में पान की खेती होती है जिसे बजेड़ा कहते हैं। चंबल नदी बूंदी में, ये केशवराय पाटन में गहरे गहरे यूं गॉर्ज बनाती है, गॉर्ज यानी गड्ढे, तो गहरे गहरे गॉर्ज बनाती है। तो चंबल नदी गॉर्ज कहाँ बनाती है, कि बूंदी जिले के केशवराय पाटन में बनाती है गहरे गहरे गॉर्ज, गड्ढे। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। अगला है बाणगंगा नदी बेसिन। कौन सा नदी बेसिन, बाणगंगा। यह पूर्वी उपजाऊ मैदान का सबसे उत्तरी भाग है। ओके, ये डूडार क्षेत्र में यानी जयपुर, दौसा, भरतपुर में नजर आएगा। यहां पर दोमट रेतीली मिट्टी मिलेगी, तो दोमट रेतीली मिट्टी मिलेगी, इसको टिक लगा लेना। जयपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर में मिलेगा, ये टिक लगा लेना। और उत्तरी भाग में है ये। बच्चों यहाँ पर सरसों का उत्पादन बहुत होता है इस बाणगंगा में। सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है। यहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं बीड़ा प्रदेश। ध्यान रखना, बीड़ बीड़ अलग है। शेखावाटी में घास के मैदानों को बीड़ कहते हैं, जबकि बाणगंगा बेसिन में घास के मैदानों को बीड़ा कहते हैं। ठीक है, हाँ, पूरे भारत में सबसे ज्यादा सरसों या तिलहन का उत्पादन यही होता है बच्चों। सर्वाधिक सरसों का उत्पादन कहाँ होता है, इसी बाणगंगा बेसिन में। दोमट रेतीली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से रिपीट कर लेना फटाफट 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 इन लाइनों को, जिससे आपको याद हो जाए। रुको 2 मिनट है ना, पानी भी नहीं पी लेते हैं भाई, लगातार बोलते बोलते परेशान हो जाए। जी, तो बच्चों कौन सा बेसिन पढ़ा अपन ने पढ़ा बाणगंगा। ये राजस्थान, राजस्थान का ये पूरा पूरा भाग, ये पूरा क्षेत्र, ये कहलाता है बच्चों क्या, ये कहलाएगा बाणगंगा बेसिन। ये कहलाएगा, ये कहलाएगा बच्चों बाणगंगा बेसिन। ठीक है,
तो ये वाला एरिया बाणगंगा बेसिन कहलाएगा, जो कि अपने उत्तरी भाग में देखने को मिलेगा, पूर्वी उपजाऊ मैदान का उत्तरी भाग, और ये कहलाएगा बाणगंगा बेसिन, नदी का बेसिन। बेसिन यानी वह भाग जहाँ नदी और उसकी सहायक नदियां फ्लो करती हैं, जैसे बाणगंगा उसकी सहायक नदियां फ्लो करती हैं, जैसे गुमटी नाला, ठीक है, हाँ गुमटी नाला हो गई नदी, ठीक है, और पलासन हो गई, ठीक है, मेंढका हो गई, शेरनी हो गई, ये कुछ फेमस नदियां हैं जो बाणगंगा और उसके बेसिन में बहती हैं। तो बच्चों राजस्थान के मानचित्र में जो मैदानी भाग है, मैदान, ये पूरा मैदान है, इस मैदान का जो उत्तरी भाग है ये कहलाता है बाणगंगा बेसिन। ध्यान रखना, जैसा कि अभी हमने बताया कि सरसों यानी तिलहन के उत्पादन के लिए बड़ा फेमस है, ये किसके लिए फेमस है, सरसों या तिलहन के उत्पादन के लिए बड़ा फेमस है। और यहाँ जो घास के मैदान है ना, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं बीड़ा प्रदेश, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हम यहाँ पर संदर्भ में बना सकते हैं, देख सकते हैं। मैं एक चित्र के माध्यम से समझाता हूँ इसको और आपको बेहतरीन तरीके से देखो। अब सपोज कीजिए ये पूरा बाणगंगा बेसिन है, कौन सा है, बाणगंगा। अब ये जो बाणगंगा बेसिन है ना, इसके मध्य में एक नदी बहती है और उस नदी का नाम बाणगंगा नदी। कौन सी नदी हो गई बाणगंगा नदी। यहाँ लिख देते हैं नदी का नाम, बाणगंगा नदी। बच्चों ये जो बाणगंगा नदी है ना, इस बाणगंगा नदी का विस्तार कौन कौन से जिलों में है, ऐसे अगर प्रश्न पूछा जाए तो भी आप उसका आंसर दे सकते हो। तो बच्चों देखो ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगी जयपुर में। अब बात इसकी, एक बात ध्यान रखना कि भाई बाणगंगा नदी तो कोटपुतली बहरोड में नहीं बहती, परंतु बेसिन तो बहे, बेसिन का मतलब एरिया, ये तो प्राचीन काल में इसका एरिया बहुत लंबी दूरी तक फैला हुआ था, ठीक है भाई, ऐसे। उसके बाद एक जिला आएगा इसमें दौसा, एक जिला आएगा इसमें अलवर, ठीक है, एक आएगा इसमें डीग, और एक आएगा इसमें भरतपुर। तो ये पूरा बेसिन का भाग है। अगर नदी कहाँ कहाँ बहती है, अगर ऐसे देखें तो नदी कोटपुतली बहरोड से निकलती है, जयपुर होते हुए, दौसा होते हुए, डीग होते हुए चली जाती है कहाँ, भरतपुर की तरफ। तो अगर संदर्भ में पूछे, परंतु अलवर, इसमें नदी अलवर से तो नहीं बहती परंतु इसका बेसिन है, क्योंकि अभी हम बेसिन ही पढ़ रहे हैं। चलो ठीक है, अब देखो जरा गौर से कि ये जो दौसा वाला और जयपुर वाला भाग है ना, जहाँ फसल ज्यादा होती है, सरसों की, गेहूं, चना, ये एरिया है घास का मैदान। क्या कहते हैं इसको, ग्रासलैंड एरिया कहते हैं। मैं थोड़ा फॉन्ट छोटा कर लेता हूँ बच्चों। क्या कहलाता है ये कहलाता है घास का मैदान। और इस घास के मैदान को मैंने अभी बताया था आपको लिखकर कि क्या कहते हैं इसको, बीड़ा प्रदेश कहते हैं, बीड़ा। कौन सा प्रदेश, बीड़ा प्रदेश। बच्चों इस घास के मैदान में खेती होती थी, तभी तो बच्चों यहाँ पर सभ्यताएं पनपी। क्या पनपी, सभ्यताएं। तो इस एरिया में सभ्यताएं पनपी, ठीक है, ऐसे। जैसे मैं बात करूं एक सभ्यता जिसका नाम है जोधपुरा की सभ्यता, ठीक है, कौन सी, जोधपुरा की सभ्यता। हम बात करें एक सभ्यता की जिसका नाम है बैराट, बैराट की सभ्यता। तो बात कुल मिलाकर ऐसी है कि ये जो पूरा एरिया है ना, ये एरिया बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों जो सिंचाई होती है ना, सिंचाई इस एरिया में, वो सिंचाई होती है नलकूपों से, नलकूपों से और कुओं से। तो नलकूप और कुओं से क्या हो जाती है, यहाँ पर सिंचाई कार्य हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप इस नदी के संदर्भ में देख सकते हो। तो ये हमने बनाया है बाण गंगा नदी बेसिन, तो बाणगंगा नदी का बेसिन बनाया है। अब हम आ गए बच्चों अगले भौतिक प्रदेश पर, यानी हमने मैदान कंप्लीट कर लिया है, मैदान कंप्लीट हो चुका है बच्चों। और अब हम आ गए हैं किस पर, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश पर। किस पर, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। चलो देखते हैं बच्चों, राजस्थान के मानचित्र में जो आपको ये दिख रहा है ना, ये कलरफुल, ये है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश।
ये पूरा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है ये। तो ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश पूरे राजस्थान के 6.89% भाग पर है। यहाँ जनसंख्या रहती है 11%। मिट्टी मिलती है काली। देखो बरसात ज्यादा होती है ना, कल पढ़ाया था, ज्यादा बरसात है 100 से 120, तो बरसात है अगर ज्यादा, यहाँ बच्चों 100 से 120 आएगा, 180 नहीं आएगा। सौ से 120, तो यहाँ बरसात 100 से 120 होती है। तो यहाँ की जलवायु कैसी है? आर्द्र, आर्द्र जलवायु। बच्चों इसका ढाल कैसा है? तो बच्चों इसका ढाल है पूर्व से पश्चिम, यानी नदियां यूं जाती हैं यूं, पूर्व से पश्चिम में ढाल है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर इसका ढाल है पठार का। ठीक है, तो क्षेत्रफल, जनसंख्या, मिट्टी, वर्षा, जलवायु, ढाल। बच्चों यहाँ चट्टानें कौन सी मिलती हैं? बेसाल्ट लावे की चट्टानें मिलेंगी, बलुआ पत्थर की। सदाबहार प्रकार की वनस्पति मिलेगी, और ये गोंडवाना भूमि का अवशेष है पठार। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो बच्चों यह राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? सबसे छोटा। तो बताओ बच्चों, राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है भाई? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब जो ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है ना, इसको संक्रांति प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रांति। देखो ये लिखा हुआ है, इसे संक्रांति प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि एक तरफ अरावली से, दूसरी तरफ विंध्याचल पर्वत से घिरा हुआ है। कैसे? मैं एक चित्र में समझाता हूं, ध्यान देना, इधर चित्र के माध्यम समझाता हूं बढ़िया तरीके से। बच्चों इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे आप भी लाभ उठा सके और वो भी उठा सके, और हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। आजकल मोटिवेशन की जरूरत हर किसी को है भाई। ठीक है, तो ये जो पठार है ना, ये पठार, ये जो पठारी प्रदेश है, ये पूरा जो पठारी प्रदेश है बच्चों, ये एक तरफ तो किससे है? तो एक तरफ तो देखो बच्चों गौर से, ये अरावली पर्वत से घिरा हुआ है। इधर, इधर तो कौन सा पर्वत है? अरावली। और इधर विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत, मालवा का पठार। तो ये तो है अरावली, अरावली पर्वत, और इधर है विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत। तो अरावली और विंध्याचल के बीच में पठार फैला हुआ है, और दोनों के बीच में पठार फैला हुआ है, अतः इसे कौन सा प्रदेश कहते हैं? संक्रांति प्रदेश। आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान रखना है इसको, है ना। ये भाई राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश संक्रांति प्रदेश है? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे पठारी प्रदेश। बोले क्यों? क्योंकि एक तरफ अरावली और एक तरफ विंध्याचल से घिरा हुआ है ना, इसलिए संक्रांति प्रदेश कहते हैं इसको। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। बच्चों ध्यान रखना, राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश है ना, इन 4 भौतिक प्रदेशों में कौन सा भौतिक प्रदेश है, कौन सा भौतिक प्रदेश है जहां पर सबसे ज्यादा बहती हैं नदियां? तो राजस्थान का वह भौतिक प्रदेश जहां सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं, तो वो भौतिक प्रदेश है कौन सा? पठारी प्रदेश। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ। अच्छा, सबसे ज्यादा नदियां कौन से भौतिक प्रदेश से निकलती हैं? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा नदियां निकलती हैं बच्चों, इस भौतिक प्रदेश का नाम है अरावली। तो अरावली से सबसे ज्यादा नदियां निकलती हैं, परंतु बहती ज्यादा कहां पर है? तो बहती हैं बच्चों ज्यादा कहां पर? पठार में, जिसका ढाल है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इस तरह से ध्यान रखना। तो राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का फ्लो जो है, बहाव इस पठार में है। इस पठार की मुख्य विशेषता है कि यहाँ पर कौन सी खेती होती है बच्चों? कपास की। अच्छा, कपास की खेती क्यों होती है? क्योंकि यहाँ मिट्टी मिलती है काली। और काली मिट्टी क्यों? क्योंकि बेसाल्ट लावा की चट्टानें, पतले लावे की चट्टानें, ठीक है, जिसमें सिलिका नहीं है ना, वो वाली। इस पठार को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2, विंध्याचल और हाड़ौती। देखो ये जो मैंने चित्र बनाया ना, इसमें ये वाला जो भाग है, ये तो है विंध्याचल कगार भूमि, और ये जो बनाया ना ये वाला, इसको बोलते हैं हाड़ौती का पठार। कौन सा पठार? हाड़ौती। तो ये तो हाड़ौती हो गया, और ये हो गया विंध्यन कगार भूमि। तो इस पूरे पठार के 2 भाग हो गए, हाड़ौती और विंध्यन कगार भूमि। ठीक है,
ऐसे ध्यान रखना है आपको। बच्चों मैं एक एक टॉपिक एक एक स्लाइड पे चित्र बनाते हुए जा रहा हूं, मैं एक एक स्लाइड पे चित्र बना रहा हूं, मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं इस बातों को हम। आप अगर इसको फटाफट रिवीजन करोगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी, याद होंगी, ठीक है। तो फटाफट इस क्लास से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर देना भाई, ठीक है। हाँ, तो ये कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, बना देते हैं फटाफट। 2 भाग कौन से हैं? ये हो गया राजस्थान, ये तो कहलाएगा हाड़ौती का पठार। विंध्यन कगार भूमि, तो विंध्यन कगार भूमि और हाड़ौती का पठार, ये दोनों ही किसके भाग हैं? ये राजस्थान के इस पठारी प्रदेश के भाग हैं। अब इन दोनों को पढ़ते हैं, विंध्यन कगार भूमि को और हाड़ौती के पठार को, दोनों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो जरा ध्यान देना, सबसे पहले पढ़ रहे हैं इसको। इस वाले को, और इस वाले का नाम है विंध्यन, विंध्यन कगार भूमि। बच्चों ये विंध्यन कगार भूमि कहाँ कहाँ पर है? तो ये है बच्चों धौलपुर में, करौली में और सवाई माधोपुर में। तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और थोड़ा सा उत्तरी कोटा। बच्चों यहाँ पर बलुआ पत्थर की चट्टानें मिलती हैं। अब बलुआ पत्थर में भी लाल कलर का बलुआ पत्थर कहाँ मिलेगा? धौलपुर में। गुलाबी रंग का बलुआ पत्थर कहाँ मिलेगा? करौली में। तो लाल बलुआ पत्थर, गुलाबी बलुआ पत्थर। कातला पट्टी कहाँ मिलती है? कातला पट्टी सवाई माधोपुर में। और कोटा स्टोन कहाँ मिलेगा? कोटा में। तो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि विंध्यन कगार भूमि जो है ये बलुआ पत्थर से बनी हुई है, और इसमें कई तरह के पत्थर मिलते हैं, जैसे लाल बलुआ पत्थर, गुलाबी बलुआ पत्थर, कातला पट्टी, ये सब इसी के पार्ट हैं। इसके पार्ट हैं विंध्यन कगार भूमि के। दूसरा है बच्चों हाड़ौती का पठार। बच्चों यहाँ पर हाड़ा राजपूतों ने शासन किया, अतः ये हाड़ौती कहलाया। क्या कहलाया? हाड़ौती। अब जो हाड़ौती है ना, ये बेसाल्ट लावा की चट्टानों से बना हुआ है, और यहाँ पर काली मिट्टी देखने को मिलेगी। तो कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है बच्चों? यहाँ काली मिट्टी देखने को मिलती है, जो कपास के लिए बड़ी फेमस है। तो यहाँ पर कपास की खेती, गन्ने की खेती, सोयाबीन की खेती, अफीम की खेती, इन ये अब तो अफीम तो खैर बैन है। तो गन्ना हो गया, कपास हो गया, सोयाबीन, इनकी खेती मुख्य रूप से होती है। काली मिट्टी है, बेसाल्ट चट्टाने। बच्चों इस हाड़ौती के भी 3 भाग हैं, उत्तरी, मध्य और दक्षिण। उत्तरी हाड़ौती में घोड़े की नाल की आकृति का एक भाग है, जिसे बोलते हैं शाहबाद उच्च भूमि। कौन सी उच्च भूमि? शाहबाद उच्च भूमि। मध्यवर्ती हाड़ौती में मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, जो कोटा से लेकर झालरापाटन, झालावाड़ तक फैली हुई हैं। और तीसरा जो है बच्चों वो है डग गंगाधर क्षेत्र, जो कि झालावाड़ में फैला हुआ एक पठारी क्षेत्र है। तो इस तरह से 3 बातें आएंगी, और इनका भी मैंने चित्र बना रखा है, हर चीज का चित्र बना रखा है भाई, हर चीज का। कहने का मतलब यह है कि बहुत आसान तरीके से, बेहतरीन तरीके से हम आपको इस सारी बातें याद करा सकते हैं, और कराते भी हैं। देखो, यहाँ हाड़ा राजपूतों ने शासन किया था। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में फैला हुआ है। बेसाल्ट चट्टाने हैं, काली मिट्टी है, कपास, तंबाकू, सोयाबीन और गन्ने की खेतियां मुख्य रूप से होती है। ठीक है, काली मिट्टी है इसलिए खेती अच्छी होती है, क्योंकि चट्टाने बेसाल्ट है यहाँ पर, है ना। अब इस हाड़ौती के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3। देखो, हाड़ौती के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला शाहबाद उच्च भूमि, ये वाला एरिया। ये शाहबाद उच्च भूमि है, 12 जिले में फैला हुआ है। उत्तरी हाड़ौती का भाग है, घोड़े की नाल की आकृति के समान है। तो इसकी आकृति घोड़े की जो नाल होती है ना पैरों में, खुर में, उसके समान है। तो घोड़े की नाल की आकृति के समान फैला हुआ प्रदेश है ये, जो 12 जिले में फैला हुआ है उत्तरी हाड़ौती में। मध्य हाड़ौती की बात करें तो कोटा से लेकर झालरापाटन, झालावाड़ तक अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं, और इन पहाड़ियों को कहते हैं मुकुंदरा हिल्स।
और तीसरा है डग गंगाधर क्षेत्र, तो दक्षिण हाड़ौती का भाग है। कौन सी हाड़ौती का? दक्षिणी हाड़ौती का भाग है। पढ़ लेते हैं इसको, चलो। मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा से झालरापाटन के बीच में फैली हुई पहाड़ियां हैं। मध्य हाड़ौती का भाग है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं। डग गंगाधर क्षेत्र झालावाड़ में फैला है। दक्षिणी हाड़ौती का भाग है। किसका भाग है? दक्षिणी हाड़ौती का। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने ये जो पठार था इसके 3 भाग पढ़े, उत्तरी, मध्य और दक्षिण। चलो इसको मैं यहाँ पर बनाता भी हूँ आपके लिए, जिसे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखो भाई, देखो भाई, ये हो गया अपना राजस्थान। और राजस्थान में ये वाला भाग हो गया अपना हाड़ौती। क्या हो गया? हाड़ौती। अब इस हाड़ौती के पठार के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3। उत्तरी भाग, मध्य भाग और दक्षिणी भाग। तो इस तरह से हाड़ौती के पठार कितने भाग हैं? 3। अब इन तीनों भागों को बनाते हैं, यानी ये वाला जो भाग है इधर बनाते हैं। ये उत्तरी भाग ये मध्य भाग और ये दक्षिणी भाग। तो हाड़ौती के पठार कितने भाग हो गए? 3। अब जरा गौर से देखो, ये जो उत्तरी भाग है ना, इसे बोलते हैं शाहबाद उच्च भूमि। कहाँ फैला है ये? 12 जिले में फैला। घोड़े के नाल की आकृति वाला प्रदेश। तो घोड़े की नाल की आकृति वाला प्रदेश जो है शाहबाद उच्च भूमि, ये तो पहला हो गया। और किसका भाग है? ये उत्तरी हाड़ौती का भाग है। उत्तरी हाड़ौती का भाग। उसके बाद बच्चों ये सेकंड वाले की बात करें, तो ये जो है इसे बोलते हैं मुकुंदरा हिल्स।
और ये कहाँ से कहाँ तक है? कोटा से झालरापाटन, झालावाड़, झालरापाटन, झालावाड़। तो झालरापाटन, झालावाड़। मध्य हाड़ौती का भाग है। कैसी पहाड़ियां हैं बच्चों ये? अर्ध चंद्राकार पहाड़ी। तो कोटा से लेकर झालरापाटन झालावाड़ के बीच में अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियां है ना, इन अर्धचंद्राकार पहाड़ियों को कहते हैं मुकुंदरा हिल्स। और जो तीसरा भाग है बच्चों, कौन सा भाग? तीसरा, ये वाला, इसे बोलते हैं डग गंगाधर क्षेत्र। और ये डग गंगाधर जो क्षेत्र है, ये है झालावाड़ में। झालावाड़ में फैला पठारी क्षेत्र। तो झालावाड़ में फैला पठारी क्षेत्र डग गंगाधर क्षेत्र कहलाएगा। झालावाड़ में फैला पठारी क्षेत्र डग गंगाधर क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है। और ये कौन सी हाड़ौती का भाग है? दक्षिणी हाड़ौती, दक्षिणी हाड़ौती का भाग। तो दक्षिणी हाड़ौती का भाग है। तो बच्चों इस तरह से ये जो हाड़ौती का पठार है ना, इसके 3 भाग है और तीनों भागों को मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। ठीक है। ये जो राजस्थान है, राजस्थान में ये एरिया जो है हाड़ौती के पठार है, हाड़ौती के 3 भाग हैं, इन तीनों भागों को मैंने यहाँ बनाकर आपको समझा दिया। ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हमने राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है ना, इन भौतिक प्रदेश में हमने 2 भौतिक प्रदेश पढ़ लिए। एक तो हमने पढ़ लिया बच्चों पूर्वी उपजाऊ मैदान, और एक हमने पढ़ लिया हाड़ौती का पठार यानी दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। ठीक है भाई। हाँ। तो बच्चों ये जो क्लास है, इस क्लास की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मानचित्रों के माध्यम से चीज़ों को समझाया जा रहा है। और जब आप मानचित्र से कोई भी चीज़ को पढ़ते हो, समझते हो, तो बहुत आसान तरीके से वो समझ में आती है, याद होती है। जैसा कि मैंने ये बनाया हुआ है इधर, ये इधर डायग्राम बनाया हुआ है, ये रहा डायग्राम और एक ही डायग्राम ये रहा। अब आप इनको देखोगे ना, बहुत आराम से आपको समझ में आएगा इन ये चीज़ें। ठीक है। इसी के साथ बच्चों ये फर्स्ट ग्रेड का जो कोर्स तो बहुत शानदार तरीके से चल ही रहा है, बहुत सारा रेस्पॉन्स आ रहा है इसमें। अच्छा, इसके साथ साथ बच्चों हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है, राजस्थान सीईटी का न्यू बैचेस, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पर ये बैचेस हमारे चल रहे हैं। बच्चों सीईटी का एग्जाम 2 लेवल में होता है, एक ग्रेजुएशन लेवल में और एक 12th पास लेवल में। तो अगर आप ग्रेजुएशन की तैयारी करना चाह रहे हो तो हमारा 20 मई से ये कोर्स लॉन्च हुआ है बच्चों। इसके साथ साथ हम ऑफलाइन मोड पर भी यहाँ पर बैच चल रहे हैं। नयाबाद सर्किल अलवर में हमारी जो हेड ब्रांच है DR जीनियस एकेडमी की, वहाँ पर आके आप इंक्वायरी ले सकते हैं और उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी फीस का स्ट्रक्चर है, वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों 12th जो लेवल है ना, 12th क्लास का जो लेवल का सीईटी जो एग्जाम होगा, उसका बैच हम 25 तारीख को न्यू बैच जो है लॉन्च करने वाले हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पर। तो वहाँ पर भी आप इसमें शामिल हो सकते हो और फायदा उठा सकते हो शानदार अपने जो एक्सपीरियंस टीचर है उनका। बच्चों ऐसा नहीं है कि सीईटी वाले बच्चों के लिए ही सब कुछ है। जो बच्चे टीचर की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमने यहाँ पर बैचेस लेकर आए हैं। तो बच्चों हम रीट के लिए जो राजस्थान में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसका जो टेस्ट होता है, उसके लिए जो न्यू बैचेस भी स्टार्ट हुए हैं बच्चों, ये भी दोनों ही मोड पर हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर स्टार्ट किए गए हैं ये बैचेस। ध्यान रखना, ये बैचेस भी बच्चों L1 यानी जो 5वीं क्लास तक के जो टीचर्स होते हैं, और L2 यानी जो 8वीं तक के टीचर होते हैं, उनके लिए बैचेस शुरू किए जाएंगे। 20 मई और 25 मई से 2 बैचेस शुरू किए जा रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर। तो उसके लिए भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है। हेड ब्रांच जो हमारी नयाबाद सर्किल अलवर पर है, वहाँ पर आ सकते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन जो भी है आपको मिल जाएगी, और आपको डिस्काउंट भी वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो बच्चों फटाफट इन कोर्स को आप परचेज कीजिए और इसका फायदा उठाइए। ठीक है। हमारे यहाँ पर दिख ही रहा है एड्रेस आपको, अग्रवाल सर्किल, नयाबाद अग्रवाल धर्मशाला नयाबाद सर्किल जो है अलवर में, ये हमारे जो हेड ब्रांच है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। और इसके अलावा जरूरी नहीं है आप रीट के लिए सीईटी, एसएससी, आरएएस और सीईटी अदर्स एग्जाम्स के लिए, रेलवे के लिए भी आप यहाँ पर आ सकते हैं और अपनी इंक्वायरी को यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है बच्चों।
ठीक है, कल हम आते हैं और भौतिक प्रदेशों की इसी श्रृंखला को आगे की ओर बढ़ाएंगे बच्चों, और बेहतरीन तरीके से याद करते जाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। खमागणी राजस्थान बच्चों।